क्वेश्चन को कैरी करना है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एज अ पोइट, रॉबर्ट ब्राउनिंग विक्टोरियन पोइट था, ठीक है, और उसने क्या क्या लिखा, लेट्स सी। उसने एक्चुअली ड्रामेटिक मोनोलॉग पे लिखा, फिर हम पढ़ेंगे इसकी वाइड रेंज ऑफ पोइट्री। आफ्टर दैट जो है ब्राउनिंग फिलोसफी ऑफ एवोल्यूशन की, उसकी फिलोसफी ऑफ एवोल्यूशन क्या थी। फिर वो इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, कि सोल जो है वो इमोर्टैलिटी है। फिर हम देखेंगे कि वो एज अ पोइट ऑफ लव कैसा था, लव इज इनफिनिट। ब्राउनिंग टीचिंग देख लेते हैं, ब्राउनिंग ऑब्सक्योरिटी देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ ब्राउनिंग ऑब्सक्योरिटी, दैट इज द मेन थिंग। कि हम देखते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग्स एंड ऑन द अदर हैंड द ऑब्सक्योरिटी, ठीक है, दैट इज द मेजर क्वेश्चन जो आपके पास पेपर में आए हुए हैं। कंक्लूजन है एंड देन इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आप लोगों ने जब भी मुझे टेस्ट देना ना, इसी तरह देना, पेपर में ऐसे नहीं लिख के आना। वैसे ही मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ पहले मुझे आउटलाइन बना के दिया करें कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है, फिर लिखा करें उसके ऊपर। तो ब्राउनिंग जीनियस इज एसेंशियली ड्रामेटिक बट हिज इंटरेस्ट लाइज नॉट इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शन बट इन मोरल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। मैम स्क्रीन स्टक हुई हुई है, जो आप पढ़ा रही हैं वो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि Browning genius is essentially dramatic, but his interest lies not in the world of action, but in the moral and spiritual forces, conflicts of individual men and women, not in the actions and the interactions of different persons, but in the motives which govern their actions. अब यहाँ पे देखें कि ब्राउनिंग की अगर हम जीनियस देखें तो वो एक्चुअली ड्रामेटिक नहीं थी, बल्कि उसका जो इंटरेस्ट था वो वर्ल्ड ऑफ एक्शन में नहीं था, बल्कि मोरल और स्पिरिचुअल फोर्सेस में था। वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंडिविजुअल मैन वीमेन के, उनमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट था। वो एक्शंस और इंटरेक्शन से कहीं ज्यादा किस पे बेस करता था, वो लोगों के स्पिरिचुअल फोर्सेस, मोरल, इनके ऊपर ज्यादा वो फोर्स करता था। अगर हम फ्लावर लिपो की भी बात करें तो यहाँ पे भी वो एक स्पिरिचुअलिटी, मोरालिटी ऑफ जो एक मॉन्क है और एक पेंटर है, वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो एक इवल ऑफ सोसाइटी जो है उसको शो कर रहा है कि रादर जिससे हम, ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन है ना, कि भाई जिससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको बहुत नेक होना चाहिए बट वो इतना नेक नहीं है, बट इन द मोटिव्स इट गवर्न देयर एक्शन, बल्कि वो उन मोटिव्स को शो करता है जो कि इंसान के एक्शंस को गवर्न कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेंटर जो है वो पेंटिंग करना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक मोनेस्ट्री के अंदर है, तो उसके एक्शंस किसने बाउंड किए हुए हैं, उसके एक्शंस एक मोनेस्ट्री ने बाउंड किए हुए हैं। अब मोनेस्ट्री में क्या है कि भाई वो लाइफ या वो एक्लीसियास्टिकल लाइफ जो है वो उसको अलाउ नहीं करती कि वो सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग में हिस्सा ले, बल्कि वो एक कन्फाइंड माहौल में रहता है। द स्ट्रिक्ट ड्रामेटिक form of regular stage play in which he did not attain much success does not provide for the natural outlet of his dramatic genius, but he lays stress on incidents in development of soul. अब ऑल दो ये जो ड्रामेटिक फॉर्म थी उसकी रेगुलर स्टेज प्ले की, वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन उसने एक जो है वो आपको पता है कि उसने एक आउटलेट बना दी थी, नेचुरल आउटलेट ऑफ इस ड्रामेटिक, मतलब जीनियस के वो बाद में आने वाले आर्टिस्ट जो है वो उसको फॉलो कर सके। और उसने किस पे स्ट्रेस दिया ज्यादा, इन इंसिडेंट्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोल, के एक सोल की डेवलपमेंट कब होती है, उन इंसिडेंट्स की बेस पे, ठीक है। तो उसने ज्यादा जो फोर्स किया वो इंसान के आउटर सर्कमस्टांसेस जो उसको मजबूर करते हैं कि ही हैज टू एक्ट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे मैंने फ्रा लिपोलिपि की आपको एग्जाम्पल दी कि वो एक ऐसा मॉन्क था, बल्कि वो एक पेंटर था जो अनफॉर्चुनेटली या किस्मत के हाथों जो है वो मॉन्क बन गया, वो कलर्जी में स्टक हो गया। और ये जो चीजें सारी हैं वो उसकी डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर या डेवलपमेंट ऑफ द सोल और डेवलपमेंट, या वो उससे वो एक्शन वो बाउंड हो गया कि उसको कुछ एक्शंस करने पड़ रहे हैं। Now, incident of the utmost importance in the development of soul might have no issue in action, that they could be presented on the stage. Moreover, he has not capacity to self-detach. उसके अंदर ये capacity नहीं थी कि वो self-detachment show करता। Self-detachment
डिटैच कर देना, अपने आप को अलग कर लेना, अलाइन कर लेना, ठीक है, अकेला हो जाना, दूर। तो सेल्फ डिटैचमेंट, द सुप्रीम ड्रामेटिक गिफ्ट ऑफ फॉरगेटिंग एंड ऑब्सक्यूरिंग वनसेल्फ। और उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने आप को सेल्फ डिटैच कर सके, जो कि एक सुप्रीम ड्रामेटिक गिफ्ट है ऑफ फॉरगेटिंग एंड ऑब्सक्यूरिंग वनसेल्फ। In all words which his character utter, we seem to hear the ring of Browning's own voice. अगर हम उसके किसी भी कैरेक्टर को देखें, in all words which his character utter, तमाम वर्ड्स जो उसके कैरेक्टर्स अटर करते हैं, चले हम प्रालिपोलिपि की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या है कि वी सीम टू हेयर द रिंग ऑफ ब्राउनिंग ऑन वॉइस, वो ब्राउनिंग की अपनी वॉइस थी, एज ही accompaniment to their action, they always run silent or express his comment of blame or praise. अब यहाँ पे क्या है, हमें इसका कमेंट ऑफ ब्लेम और प्रेज दोनों मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अकम्पनीमेंट है ऑफ देयर एक्शंस, देयर ऑलवेज रन साइलेंट और एक्सप्रेस, कभी साइलेंट और कभी एक्सप्रेस, कभी ब्लेम या कभी प्रेज। ड्रामेटिक मोनोलॉग को देख लेते हैं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, ठीक है, जो कि उसकी एक बहुत बड़ी एक क्वालिटी थी। द लिटरेरी फॉर्म विच इज मोस्ट सुटेड टू द कैरेक्टर ऑफ अ जीनियस इज डिटैच्ड स्पीच और ड्रामेटिक मोनोलॉग। एक डिटैच्ड स्पीच, ड्रामेटिक मोनोलॉग खुद कलामी को कहते हैं, इन विच ही टेक्स सम स्ट्राइकिंग इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल होता था एट सम क्रिटिकल मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, जो अपने किसी मोमेंट, क्रिटिकल मोमेंट ऑफ लाइफ में वो देखता था, इंस्टेड ऑफ डायसेक्टिंग हिम फ्रॉम द आउटसाइड, he penetrates through the depth of his nature. Throughout his own utterance make him lay bare the innermost secrets of his life, his motive. और वो क्या अटर करता है, क्या बयान करता है, ले बेयर बताता है, ले बेयर सब कुछ बता देना, एक्सपोज कर देना अपने इनर मोस्ट सीक्रेट्स ऑफ हिज लाइफ। जैसे अभी हमने देखा कि वो उसके इंटीरियर मोनोलॉग या ड्रामेटिक मोनोलॉग के थ्रू उसने सब कुछ ही बता दिया कि भाई मोनेस्ट्री क्या होती है, मॉन्क क्या होता है, पेंटर क्या होता है, उसके मोटिव्स क्या हैं, वो गुड है बैड है, उसका टेम्परामेंट, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी एबरेशन ऑफ हिज थॉट, हिज सेल्फ डिसेप्शन, हिज एटीट्यूड ऑफ लाइफ। अभी अगर अब आप प्रालिपोलिपि के हमने जैसे डिस्कस किया ना, अब ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करवा रही हूँ, आप कोई भी पोएम लेंगे ना, ठीक है, क्योंकि ये उसके ट्रेट्स है ना रॉबर्ट ब्राउनिंग के, आप इसी के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर एग्जाम्पल देंगे प्रालिपोलिपि की। अगर ये फॉर एग्जाम्पल आप प्रालिपोलिपि की क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें, तो आपने इन्हीं पॉइंट्स के अंदर रह के प्रालिपोलिपि को एक्सप्लेन करना है आज। तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों ने करना है, ठीक है। W.L. Phelps says that Browning dramatic monologue is not meditation, not a soliloquy. ना तो वो कोई मेडिटेशन थी, ना वो soliloquy। soliloquy भी खुद कलामी होती है, लेकिन soliloquy ना ड्रामा के स्टेज के ऊपर होती है। आपने कभी बग्स बनी वाले कार्टून देखे, उसमें ना बग्स बनी ना मुंह के साइड पे हाथ रख के ना थोड़ी देर बाद ऑडियंस को कॉल करता है, और वो उसको बताता है कि वो जो एक गंजा सा एक गन मैन होता है जो उसको मारने आता है, वो कहता है अभी देखना मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी वो सॉलिकॉय होता है जो हम ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं स्टेज के ऊपर खड़े होकर, ठीक है, दैट इज बेसिकली सॉलिकॉय। और जो स्टेज के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं उनको वो बात नहीं पता होती, लेकिन ऑडियंस से जो है वो जो कैरेक्टर होता है वो बता रहा होता है। अब बग्स बनी हमें बार बार बताता है देखो मैं इसके साथ, अभी देखना मैं इसके साथ क्या करता हूँ, तो वो बेसिकली किसको बता रहा है, वो खुद से बात कर रहा है। मतलब हम टीवी देख रहे होते हैं, ठीक है, हम वो कार्टून देख रहे होते हैं, लेकिन हम बेसिकली ऑडियंस होते हैं। वो सॉलिकॉय है, वो भी खुद कलामी है, लेकिन मोनोलॉग इज अ डिफरेंट थिंग ना। मोनोलॉग भी खुद कलामी है, लेकिन वो एक अकेला बंदा है, वो बैठा है और वो अपने आप से बातें कर रहा है। सॉलिकॉय में भी अपने आप से बातें, लेकिन किससे बात कर रहा है, वो ऑडियंस को एड्रेस करके बात कर रहा होता है। इट इज सीरीज ऑफ रिमार्क्स यूजुअली कन्फेशनल एड्रेस्ड ओरली टू ग्रुप ऑफ लिसनर्स। और ये सीरीज ऑफ रिमार्क्स है जो यूजुअली कन्फेशनल है, कन्फेशनल कहते हैं ट्रेडिशनल को, ओरिजिनली एड्रेस्ड ओरली टू अ ग्रुप ऑफ, और ये ग्रुप ऑफ लिसनर को एड्रेस किया जाता है। मैंने आपको बताया कि सॉलिकॉय में एड्रेस किया जाता है ग्रुप ऑफ लिसनर्स को। Another particularity of Browning's method in his dramatic monologue is that he throws the reader into the midst of situations with startling sadness and then proceed to reveal the facet after facet it with rapidly, that it is apt to bewilder a reader. There is no explanation, no gradual transition. We are not allowed to guess at the whole intention and until the end is reached. फिर देखते हैं कि वाइड रेंज ऑफ हिज पोइट्री देख लेते हैं। द रेंज ऑफ
Browning poetry is very great. In Caliban upon said balls, he shows the grotesque imaginings of a half human monster groping after an explanation of universe. अब यहाँ पे देखें कि ब्राउनिंग की जो पोइट्री है, वाइड रेंज ऑफ पोइट्री, जैसे कैलिबन अपॉन स्टेबॉल्स में वो क्या शो करता है, वो एक ग्रोटेस्क इमेजिनिंग ऑफ हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर है। ग्रोटेस्क कहते हैं किसी भी क्रिएचर को एक फनी वे में बयान करना, ठीक है। ग्रोटेस्क इमेजिनेशन है हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर की ग्रोपिंग आफ्टर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स। इन चाइल्ड रोलैंड ही शोज द मास्टिकल साइड ऑफ मिडीवल नाइटहुड। चाइल्ड रोलैंड में वो एक मास्टिकल साइड शो करता है एक मिडीवल चाइल्डहुड की। अब मास्टिकल बेसिकली, अब मिडीवल नाइटहुड बेसिकली क्या है? मिडीवल में आपने कभी हरकुलिस का कैरेक्टर देखा है? हरकुलिस का कैरेक्टर बेसिकली नाइटहुड का ही है। वो उस वक्त के जो सिपाही होते थे वो इस तरह के हुआ करते थे। इन एप्ट वॉल्गर एंड टोकेटा ऑफ गैलेपीज ही डील विद द इनर मीनिंग्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है। कभी वो इनर मीनिंग्स ऑफ म्यूजिक की बात करता है इन पोएम्स में। द ग्रामेरियंस funeral, he shows the poetry and heroism hidden underneath the grey exterior to life of Renaissance pedant. In Fra Lippi, Andrea del Sarto and Victor Ignorus, he gives the psychology of painter's nature and eliminates those sources of success and failure in art which lie deep in moral being of the artist. अब फ्रा लिपि में भी आपके सामने है, वो साइकोलॉजी ऑफ पेंटर नेचर शो करता है और वो उनके सोर्सेज ऑफ सक्सेस और फेलियर जो आर्ट में वो फेस करते हैं उसको शो करता है, विच लाई डीप इन मोरल बीइंग ऑफ आर्टिस्ट, जो उसकी मोरल बीइंग ऑफ आर्टिस्ट में लाई करती है। इन बिशप ऑर्डर्स his toms add predicts he reveals the worldliness, sensuality, vanity, hypocrisy of a pagan renaissance bishop, ठीक है। अब वो यहाँ पे शो करता है, रिवील करता है वर्ल्डीनेस को, सेंसुअलिटी को, वैनिटी को और हिपोक्रेसी किसकी? एक पेगन रेनेसेंस बिशप की। थ्रू हिम ऑफ एन एपॉल इन क्रिसमस ईव एंड ईस्टर डे ही अप्रोचेस क्रिश्चियन फेथ फ्रॉम द मॉडर्न पोजीशन। फिर हम देखते हैं कि ब्राउनिंग फिलोसफी ऑफ एवोल्यूशन क्या थी। ऑफ ऑल द ड्रामेटिक पोएट्स, ब्राउनिंग इज प्रोबेबली द मोस्ट फिलोसफिकल। हिज पोएट्री इज अ vehicle for optimistic philosophy. In such poems as Bishop Blogram's Apology and Rabbi Ben Ezra, he impresses us more as philosophy of philosopher than a poet. He believes in the law of evolution, the subject of perpetual progress of man, and his infinite capacity for improvement forms the backbone of his poetry. अब वो भी law of evolution पे बहुत ज्यादा believe करता था और वो क्या करता था? वो कहता था उसका सब्जेक्ट ऑफ परपेचुअल प्रोग्रेस ऑफ मैन और उसकी इनफिनिट कैपेसिटी के वो इम्प्रूव करता है, फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ हिज पोएट्री, ठीक है। बहुत ज्यादा उसकी ऑप्टिमिस्टिक सोच थी। हिज टॉवरिंग ऑप्टिमिज्म हिंज ऑन क्रीड ऑफ एवोल्यूशन, और उसकी ये जो टॉवरिंग ऑप्टिमिज्म थी, जो उसकी होपफुलनेस थी, वो क्रीड ऑफ एवोल्यूशन पे बेस करती थी। द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द 10th book of the ring and the book strike the keynote of the Browning philosophy of evolution. The life is a probation and earth's no goal but starting point of man, ठीक है। लाइफ जो है वो प्रोबेशन है, ठीक है, एक कंटिन्यूस एक आपकी, आप दिन ब दिन प्रोग्रेस करते हैं और अर्थ नो गोल, अर्थ का कोई गोल नहीं है, ठीक है। उसने तो सिर्फ घूमते ही रहना ना। तो यहाँ पे वो कहता है बट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैन, ठीक है। अर्थ कोई गोल तो नहीं है लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैन है, यानी कि इंसान जीता ही इसलिए है, इंसान जिंदा होता है और ये जिंदगी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है मैन का जब वो दुनिया के अंदर आता है। तो दुनिया उसका गोल नहीं है बल्कि प्रोग्रेशन उसका गोल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्राउनिंग द इवल्स ऑफ लाइफ, फेलियर्स, frustration, disappointment, etc. are necessary for perfection and purification of man. वो कहते हैं ये सारी चीजें जो है ना, evils of life, failures, frustrations, disappointment, ये सारी चीजें बहुत important होती हैं कि आपकी perfection के लिए और purification of man के लिए। failures जो है इंसान के mind को strength करते हैं and thereby help in spiritual development,
और ये इंसान की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए भी काम आते हैं। हमने हजरत अली का कॉल पढ़ा है ना, अक्सर हम पढ़ते हैं कि मैंने अल्लाह को कैसे पहचाना, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। तो हम कितनी दफा जिंदगी में फेल होते हैं, तो हमें तो फिर फेलियर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। वो तो हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं। Hence man has no reason to mourn। तो इसलिए इंसान की कोई रीजन टू मॉर्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज अ क्रिटिक्स हैज said, to show that it is within the power of man's spirit to pluck the sting out of failure and make it something better than success। वो कहता है ये पावर ऑफ मैन स्पिरिट है कि वो प्लग करे द स्टिंग आउट ऑफ फेलियर। वो स्टिंग जो है, जो उसको लगा है उस फेलियर की वजह से, तो वो उसको प्लग आउट करे और उसको प्लग आउट करके उसको कोई ऐसी चीज बना दे जो कि सक्सेस से भी बहुत बड़ी हो। दिस वॉज ब्राउनिंग कॉन्स्टेंट एंडेवर। ये ब्राउनिंग का कॉन्स्टेंट एंडेवर था, ठीक है। तुंदिए बादिए मुखालिफ से न घबरा ए उगा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। He believes that whole world of life lies not in perfection but in the effort to become perfect। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना, वो कभी भी परफेक्शन बेस्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइडियल लाइफ को कभी भी आप उसको क्रेव ना करें, ठीक है, लेकिन हमारा एक एफर्ट होनी चाहिए कि हम मजीद ग्रूम हो सके, मजीद परफेक्ट हो सके। नॉट इन द अकम्पलिशमेंट बट इन द एफर्ट टू अकम्पलिश। हम अकम्पलिशमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि एफर्ट टू अकम्पलिश कर रहे होते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताती हूँ कि बेटा परफेक्शन तो आप कभी हासिल नहीं कर सकते। जिस दिन आपको ये पता चल गया ना कि आप परफेक्ट हैं, उस दिन समझ लें आप बैठ गए, ठीक है। जिस दिन इंसान को ये पता चल गया कि मेरे पास इल्म आ गया है, ठीक है, और मैं पूरा इल्म कुल हो गया हूँ, यकीन करें उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। आप चाहे जहां मर्जी चले जाएं, आज देख ले मैं जहां पे भी हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन कंटिन्यूसली मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा अभी भी इल्म बहुत कम है। तो जब इंसान को ये पता होता है ना कि अभी भी मुझे और बहुत कुछ करना है, प्रोग्रेस करना है, तो वो चलता रहता है। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है लो भाई वो मंजिल आ गई जो मुझे देनी थी, तो वहीं पे उसकी प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाती है। तो in his opinion, the only weakness that cannot be excused is to delay and shuffle। ठीक है, कभी भी एक ही ओपिनियन है कि वीकनेस क्या है जिसको कभी एक्सक्यूज ऑन द सॉरी इन हिज ओपिनियन द ओनली वीकनेस वो क्या है कि कभी भी इंसान को डिले और शफल नहीं करना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। टू एक्ट डिसिसिवली इज बेटर देन टू हैंग बैक। ठीक है, आप एक्ट डिसिसिवली करें बजाय इसके कि आप पीछे हट जाएं, इवन इफ द एक्शन इज इन इटसेल्फ बैड, चाहे वो एक्शन कितना ही बैड क्यों ना हो। इन द स्टैच्यू and the burst, he condemns the duke and the lady for letting the chances of their conjugal happiness slip because of their infirmity of purpose. His robust optimism wells out from his robust faith in God, who he thinks shapes everything, even the evil to good end. As Pippa sings, God in his heaven, all is right with the world। और जैसे कि पिपा क्या कहते हैं कि गॉड इन हिज हेवन ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड, कि गॉड तो हेवन में है और सब कुछ दुनिया में बहुत अच्छा। बिलीव इन इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। ब्राउनिंग बिलीव्स इन द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। मैन जो है मोर्टल है, फानी है, और जो रूह है वो लाफानी है। इन हिज व्यू द सोल डज नॉट पैरिश विद वन फिजिकल डेथ। इंसान के मरने से सोल नहीं मर जाती, इट सर्वाइव्स द बॉडी एंड रिज्यूम्स इन हेवन द वर्क लेफ्ट इनकम्प्लीट ऑन अर्थ। As heaven is better place than the earth, the heavenly achievement must be more perfect than earthly one। वो कहते हैं कि हेवन बेटर प्लेस है ना अर्थ से, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू कि आप अपनी बॉडी पे ज्यादा काम करें। तो आपको इंसान को अपनी सोल पे ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। आपको स्पिरिचुअली ज्यादा ज्यादा एलिवेट होना चाहिए। इट इज द लाइफ आफ्टर दैट लेंड्स मीनिंग टू द प्रेजेंट लाइफ। आफ्टर डेथ असल में लाइफ होती है जो कि मीनिंग आपकी प्रेजेंट लाइफ में को देती है, बिकॉज इट एंश्योर्स द रियलाइजेशन ऑफ गोल परस्यूड बट नॉट रीच ऑन द अर्थ। क्योंकि ये आपके अंदर इंश्योर करती है रियलाइजेशन ऑफ गोल परस्यूट। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि जिंदगी में वो गोल बनाए जो आपकी जिंदगी खत्म होने तक खत्म ना हो,
ठीक है, अदरवाइज आप पहले ही खत्म हो जाएंगे अगर गोल अचीव हो गया। जैसे लोगों का एक गोल होता है बस जी बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, एंड दैट्स ऑल। फाइनली क्या होता है, जैसे गोल अचीव होता है मोस्टली पेरेंट्स पैरालाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका कोई ऐसा गोल होना चाहिए जो कभी खत्म ना हो। आई थिंक सो कि दैट इज अ ब्यूटीफुल गोल, कि आप सारी उम्र अपनी स्पिरिचुअलिटी पे और लाइफ आफ्टर डेथ, देखिए अल्लाह ताला ने हमें एक पर्पस दिया है ना, कि लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर हमें ज्यादा काम करना है। तो ये वो पर्पस है जो एंड तक हमारा खत्म नहीं हो सकता। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं और वो एंड तक बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता, नो पैरालाइजेशन, नो प्रॉब्लम्स, नो हेल्थ इश्यूज, और माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होते हैं। ऑब्वियसली हड्डियां कमजोरी हो जाना वो एक वक्त का तकाजा है। मैं ये तो नहीं कहती कि उनकी हड्डियां कमजोर नहीं होती, लेकिन द मोटिवेशन मैं हमेशा जो ऐसे लोगों में देखती हूँ वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो ऑन द अर्थ द ब्रोकन आर्क्स, इन द हेवन अ परफेक्ट आउट। तो अर्थ में जो है क्या होते हैं, हम ब्रोकन आर्क्स होते हैं। ठीक है, जबकि हेवन के अंदर हम परफेक्ट राउंड होते हैं। एज ही हैज द बिलीव दैट in rare moments of intense experience man has glimpses of heaven or eternity. To rejected lover in the last ride together, the instant is made eternity while he is having the last ride with his lady love, जबकि उसकी लास्ट राइड थी उसकी लेडी लव के साथ। ठीक है, तो वो द रिजेक्टेड लवर जो है वो द इंस्टेंट इज मेड एटर्निटी। ठीक है, वो ऑब्वियसली वो उसके लिए वो जो एक मोमेंट होता है वो उसके लिए एक एटर्निटी उसके सामने बना के रख देता है। कल हम इंशाल्लाह लास्ट राइड को भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है Browning as a poet of love. Browning considered love be the all, love the be all and the all human life. He holds a life without love must be a failure. In spite of his vast knowledge, Paracelsus failed to find joy in life because he could not understand the value of love. In Browning's view, love provides a man with an opportunity to show the best in him and thus to rise to fullest stature of his personality, deal with both earthly love and divine love. दोनों के साथ ही भाई डिवाइन और earthly love दोनों के बारे में वो बोलता था। But earthly love, physically love between man and women is prelude to divine love. It is a mean to attainment of Godhead. God to Browning is not an abstraction. He is the ideal being, the perfect man. Man, on the other hand, is imperfect, and as a man, it is his constant endeavor to perfect himself through love and raise himself to the status of God, to grow from finite to infinity, from man dust to God divinity. In the last ride together, love elevates the rejected lover to God. ठीक है, और लास्ट राइड टुगेदर में लव जो है वो उसको एलिवेट करता है द रिजेक्टेड लवर टू गॉड, कि वो जो रिजेक्टेड लवर है फिर उसका गॉड की तरफ एक सफर शुरू होता है। व्हेन द लेडी अग्रीज टू हैव द लास्ट राइड विद हिम ही क्राइज इन जॉय, सो वन डे मोर आई डिफाइड। ठीक है, और वो कहता है कि एक दिन फिर मैं मर जाऊंगा, आई डिफाइड, मैं हार जाऊंगा। Love is infinite. As love is defying force, it is infinite, defies complete fulfillment on this finite earth and by finite man. Consumed with insatiable longing for love fulfillment, the lover into incompensates infinite passion and the pain of finite hearts that yearn. Browning teaching देख लेते हैं कि क्या थी। Like Tennyson, Browning poetry is animated by moral purpose. Browning teaches that evil is necessary for the evolution of God. Evil is often blended with good and sometimes seems stronger than the latter. In Reverie, he admits Earth's God is with evil blend. Sorry, Earth's good is with evil blend. ठीक है, अर्थ का जो गुड है वो किसके साथ है, इवल ब्लेंड के साथ है। गुड स्ट्रगल बट इवल राइन। ठीक है, गुड स्ट्रगल करते हैं जबकि इवल जो है वो राइन करता है। वो इवल जो है वो हमेशा राइन करना यानी कि बादशाहत करता है। तो वो कहता है कि अर्थ गुड इज विद इवल ब्लेंड, कि अर्थ की गुड जो है वो इवल के ब्लेंड में है, यानी कि गुड एंड इवल दोनों ब्लेंड होते हैं। तो अर्थ जो है वो कॉम्बिनेशन है गुड एंड इवल का। गुड जो है वो स्ट्रगल करता है जबकि इवल जो है वो राइन करता है। तो गुड हमेशा स्ट्रगलिंग पोजीशन में रहता है, हक जो है उसकी जो जिंदगी होती है वो फुल ऑफ स्ट्रगल होती है, जबकि इवल जो है वो मजे करता है, राइन करता है। बट ही एश्योर्स दैट गुड विल अल्टीमेटली ट्रूम एंड दैट इवल टू विल बी कन्वर्टेड इनटू गुड।
और वो कहता है गुड भी फिर जो है ट्रिumph कर जाता है और इवल भी गुड में तब्दील हो जाता है. हिज मैसेज इज आल्सो ट्रिumph कहते हैं कामयाबी को, सक्सेस को, ऑफ द इंडिविजुअल विल. द सेल्फ इज नॉट सबऑर्डिनेट टू कॉर्पोरेट विल टू लॉ. As in Tennyson, it is supreme. Browning speaks the strongest word of hope to a world of worry. His energy, his cheerful courage, his faith in life and in development that awaits us beyond the portals of death are like bugle call to good living. Browning obscurity देख लेते हैं. Browning was considered to be a very obscure writer in his own time. Tennyson said about Sordello that he understood only the first and last line of poem. Mrs. Carlyle, after going through it, was unable to make out whether Sordello was a man, a city, or a book. Douglas Jerrold reads Sordello just to beguile time after recovery from a prolonged illness, but unable to make head or tail of its meaning. Soon set the book aside with the remark, "My God, I am an idiot. My health is restored, but my mind's gone." Even Browning could not explain the meaning of some of his poems. खुद ही वो नहीं बता पा रहा था कि उसकी poems का meaning क्या है. Once a student went to him and asked him to eliminate a certain point in of his poem. Browning read the poem, but he failed to eliminate the point to the student's satisfaction. At last, Browning said to the student quite humorously, "When I wrote the poem, two persons knew the meaning of it, God and I. And now only one of them knew it." अब सिर्फ God को पता, मुझे नहीं पता. ठीक है. Even now a day, Browning is thought a difficult poet and not unreadable and in his own time. अब causes देख लेते हैं उसकी obscurity की क्या है. The obscurity of Browning has many sources. First, the poet's thought is so subtle that the language can hardly express it perfectly. Secondly, his allusions are often far-fetched and refer to historical information so unknown that the ordinary reader finds it difficult to trace and understand it. Third, he wrote too much and revised too little. The time he should have given to make one thought clear was devoted to express other thoughts that flitted through his head like flock of swallows. Fourth, he presents the incidents in the development of individual soul, never exactly alike in any two men, without introductory remarks or explanations or setting. Naturally, the reader cannot follow the poet's exploration of the soul, the hidden motives and principles which govern individual action. Fifth, his style and rhythm are often intolerably rough and unmusical. He is full of strained expression, irritating puns, harsh inversions. He is careless in his English and frequently clips his speech, giving a series of ejaculations. As we do not quite understand the process of thought, we must stop between the ejaculations to trace out the connection. Sixth, and the worst of all, in his inability to select the essential and to reject the unimportant. अब वो unable भी था कि वो essential को select नहीं कर पाता था और reject नहीं कर पाता था unimportant को. He pours out the whole farrago of his thoughts and sometimes does not take trouble to set them in order. तो वो जो है actually ये modern जो है ना poets उनकी एक जो है trait है कि वो इसी तरह के होते हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होते हैं. इस वजह से वो उनकी जो पोइट्री होती है वो बहुत ज्यादा ऑब्सक्योर होती है. ठीक है. वो अपनी थॉट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैनेज नहीं कर पाते. एंड द इनएविटेबल रिजल्ट इज इन जम्बल्ड एक्सप्रेशन एंड ऑब्सक्योरिटी. तो एक जम्बल्ड एक्सप्रेशन शो होते हैं ऐसी पोएम्स के अंदर और एक ऑब्सक्योरिटी कंफ्यूजन शो होती है. ही इज ऑफन कंडेंस्ड टू अ फॉल्ट. ही पैक्स हिज line with so much thought that the reader is apt to suffer from the mental or even imaginative indignation. Conclusion देख लेते हैं. Browning is careful to the thought but careless to the expression. He has, however, many poems, especially his love lyrics and dramatic monologues, in which beauty of style is conjoined with profundity of thought. His fame mainly rests on these poems. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रामेटिक मोनोलॉग कल इंशाल्लाह कर लेंगे. कल हमने